जय राजस्थान। आज बात करते हैं कुछ राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में। राजस्थान की हिस्ट्री कहाँ से मिली है, क्या क्या इसके अभिलेख है, क्या किस कारण से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली सभ्यता थी, यहाँ पे इनका इतना रहन सहन था। कुछ खुदाइयां होती है, कुछ शिलालेख मिलते हैं, कुछ उनके औजार मिलते हैं और उसी से पता चलता है कि वहां का रहन सहन कैसा था। वो केवल जो है क्या मतलब खाने पीने में क्या यूज किया करते थे, जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे, कपड़े कैसे वाले पहनते थे। तो इन सब के बारे में हमको उनके औजारों से, उनकी खुदाई से और उनके रहन सहन से और उसकी जो कुल मिला के जो जीवाश्म है उनसे हमें पता चलता है कि उस तरह की सभ्यता कैसी थी। बात करते हैं राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। इतिहास का परिचय क्या है, वैसे जनरल बताते हैं। इतिहास जो है घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। इतिहास जो है घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, आदि मानव काल, आद्य इतिहास, सभ्यताओं का युग कहलाता है। इतिहास राजनीतिक घटना, यानी आदि मानव का जो काल था वो प्रागैतिहासिक काल होगा, सभ्यताओं का जो युग होगा वो आद्य इतिहास कहलाएगा और राजनीतिक घटनाक्रम प्रारंभ अगर हो गए तो उसका मतलब वो हिस्ट्री कहलाएगा। समझ गए। अब बात करते हैं आदि मानव के इतिहास की जानकारी आधारित है अनुमानों पर। केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। आदि इतिहास की जानकारी के स्रोत साक्ष्य है। इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत साहित्य औजार के क्रम में पाषाण युग, फिर ताम्र युग आया, फिर कांस्य युग आया और फिर आया लोह युग। ठीक है। सभ्यताओं का जन्म हुआ नवपाषाण काल में। सभ्यताएं नदी रही, घाटियों के किनारे फली फूली। हमेशा ये नदी के किनारे नारे रहे। कोई भी सभ्यता है वो नदी के इर्द गिर्द ही फूली थी। ठीक है। भारत की प्रमुख सभ्यता हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता है। भारत की हड़प्पा सभ्यता। राजस्थान में सभ्यताओं का जन्म ताम्र पाषाण काल में हुआ था। राजस्थान में सभ्यताओं का जन्मोत्कर्ष काल रहा ताम्र युग। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता रही बागोर की सभ्यता, बागोर की तिलवाड़ा। राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी रही गणेश्वर सभ्यता। इतिहास के पिता रहे हेरोडोटस। भारत में इतिहास के जनक पिता है वेदव्यास। भारत की प्रथम ऐतिहासिक मानक पुस्तक माना जाता है राजतरंगिणी। फिर इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। राजतरंगिणी के लेखक रहे कल्हण। राजस्थान का समग्र इतिहास लेखक का प्रथम प्रयास रहा मोहनोत नेरसी ने लिखा। राजस्थान का समग्र इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास ये है मोहनोत नेरसी। मोहनोत नेरसी मारवाड़ शासक जसवंत सिंह के दरबारी थे। मोहनोत नेरसी को दरबारी कवि थे। मोहनोत नेरसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास परक ग्रंथों को कहा जाता है विगत। राजस्थान के महत्वपूर्ण विगत साहित्य है मारवाड़ा परगनारी विगत। फिर आता है राजस्थान के इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन राजस्थान, सभ्यता। देखिए प्राचीन राजस्थान कैसे मिला, सभ्यता, शिलालेख, प्रशस्ति, सिक्के आदि के आधार पर हमने प्राचीन राजस्थान को बताया। मध्यकालीन राजस्थान बता सकते हैं रियासतों का इतिहास, यानी कौन कौन सी रियासतें रही उस टाइम पे उनके हिसाब से। आधुनिक राजस्थान बता सकते हैं कौन कौन सी संधि हुई, 1857 की क्रांति, किसान जनजाति, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। जब ये सब पढ़ेंगे तब तो हम आधुनिक राजस्थान पढ़ेंगे। जब मध्यकालीन पढ़ेंगे मतलब जितनी भी रियासत थी उनका इतिहास पढ़ेंगे। सभ्यता, शिलालेख, प्रशस्ति, सिक्के, ये सब प्राचीन राजस्थान में आएंगे। बात कथा कहानी वाले ग्रंथ, ख्यात शासक की प्रशंसा वाले ग्रंथ कहलाएंगे। विगत यानी इतिहास पर ग्रंथ। फरमान यह एक शाही आदेश होता था जिसे शहजादे या मुगल बादशाह जारी करते थे। रुक्का यानी राज्य के अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार को रुक्का कहते थे। देखिए बात मतलब कथा कहानी वाले ग्रंथ होते थे उनको बात कहते थे। ख्यात मतलब जो प्रसिद्धि वाले प्रशंसा वाले जो ग्रंथ होते थे उनको ख्यात कहते थे। विगत इतिहास पर ग्रंथ को कहते थे। फरमान यानी शाही आदेश होता था और मुगल बादशाह जारी करते थे। रुक्का यानी राज्य के अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार को रुक्का कहते थे। सनद यानी एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल बादशाह अपने अधीनस्थों को जागीर प्रदान करता था। फिर आता है खरीता। यह उन पत्रों को कहा जाता है जो एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजा जाता था, वो खरीता कहलाता था। हकीकत वही यानी इसमें राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख होता था। खरीता वही इसमें राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण जो है प्रपत्र उनकी नकल होती थी, वो तो था खरीता वही। और राजा की दैनिक दिनचर्या होती हकीकत वही। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना हुई 1955 में जयपुर में।
1960 में इसे बीकानेर में बीकानेर स्थानांतरित कर दिया, परिवर्तित कर दिया। न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। फिर बात करते हैं अपन एपिग्राफी, यानी अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। कोई भी अभिलेख शिलालेख है उनका अध्ययन किया जाता है, उसे एपिग्राफी कहा जाता है। पेलियोग्राफी यानी लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी भी कहा जाता है। पेलियोंटोलॉजी यानी जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। फिर सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं। सभ्यता, झीला, नदी खुदाई करता क्या क्या रहा सन। बाबर की सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, बीएन मिश्र ने बताई 1967 में। आहड़ सभ्यता उदयपुर से रिलेटेड है, आहड़ बेड़क नदी के किनारे है। A.K. व्यास ने इसके बारे में बताया 1953 में। बेराट जो है वो जयपुर में है। बाणगंगा नदी के किनारे है, दयाराम साहनी ने बताया और 1987 में बताया। गणेश्वर सीकर में है, कांतली ने बताया। R.C. अग्रवाल 1977 में बताया। कालीबंगा हनुमानगढ़ गग्गर नदी के किनारे है, बी लाल व B.K. थापर ने बताया 1952 में बताया। बालाथल उदयपुर की है, बनास नदी की किनारे है, B.N. मिश्र ने बताया 1993 में बताया। नो है भरतपुर की है, रूपारेल नदी के किनारे है, R.C. अग्रवाल ने बताया 1963 में बताया। गिलुंड राजसमंद की है, बनास नदी के किनारे है, B.B. लाल ने बताया 1957 में बताया। फिर बात करते हैं रंग महल हनुमानगढ़ गग्गर स्वीडिश दल 1952 में बताया। अब बागोर सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। जिला भीलवाड़ा की है बागोर सभ्यता, ये नदी है बनास नदी कोठारी नदी के किनारे। बागोर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। बागोर सभ्यता राजस्थान में पाषाण युगीन सभ्यता है, पाषाण युग काल की। बागोर सभ्यता का प्रमुख उपस्थल रहा उजियाला भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता के समकक्ष राजस्थान की एकमात्र सभ्यता तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर के रही। फिर बागोर सभ्यता की खुदाई करता थे B.N. मिश्रा। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय बागोर को मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी बागोर से मिला। बालाथल सभ्यता जिला उदयपुर से रिलेटेड है, नदी बनास नदी से रिलेटेड है, उत्खनन हुआ B.N. मिश्र के द्वारा बताया गया। प्रमुख साक्ष्य थे तांबे के बर्तन, आभूषण की साक्ष्य मिले हैं, सांड व कुत्ते की मृद मूर्ति भी मिली है। बालाथल में लोहे गलाने की 5 भट्टियां पाई जाती है, बहुत ही अच्छी बात है। राजस्थान में कपड़े के साक्ष्य की 2 सभ्यता रही, बालाथल और बेराट, दोनों जगह कपड़े पाए गए। बालाथल सभ्यता काश्य युगीन सभ्यता, मतलब मुझे तो जो समझने में पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। आहड़ सभ्यता जिला उदयपुर की है, नदी रही आयड़ यानी बेड़च नदी। आहड़ सभ्यता राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम रहे धूलकोट, ताम्रवर्ती, नगरी और आगारपुर। आहड़ को पहले आहार कहा जाता था। घोर और कोट आहड़ सभ्यता में अनाज भंडार पात्र मिले। आहड़ में तांबे की कुल्हाड़ियां पाई गई। आहड़ सभ्यता की खुदाई करता है अक्षय कीर्ति व्यास और H.D. सांकलिया। आहड़ सभ्यता दक्षिण पश्चिम राजस्थान की सभ्यताओं का केंद्र मानी जाती है। एक घर में 6 चूल्हे के भी प्रमाण मिले आहड़ सभ्यता में। आहड़ में पत्थर की चक्की भी आहड़ सभ्यता में पाई गई। सिल लोड़ी है, सिल लोड़ी, वो भी आहड़ सभ्यता में, जिससे अपन चटनी बांधते हैं। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र, वो भी आहड़ सभ्यता पाए गए। यूनानी देवता अपोलो वाली मुद्राएं भी आहड़ सभ्यता से रिलेटेड है। फिर आती बेराट सभ्यता, जिला जयपुर से रिलेटेड है, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। देन बेराट सभ्यता महाकाव्य युग से भी संबंधित है। ठीक है, बेराट राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र बेराट रहा। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख बेराट से ही मिला है। भाब्रू शिलालेख से अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का मत मिलता है, प्रमाण। जनपद काल में बेराट राष्ट्र जनपद की राजधानी थी तथा इसे विराट नगर कहा जाता था। पंचमार्क तथा इंडो ग्रीक सिक्के बेराट सभ्यता में पाए गए। बेराट में एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। बौद्ध स्तूप और मठ, गोल मंदिर बेराट सभ्यता में पाए गए। वेइनसांग ने राजस्थान में बीलमाल के अलावा बेराट की भी यात्रा करी थी। वेइनसांग जो चीनी यात्री आया था। बीजक की पहाड़ी, डूंगरी, बोमली बेराट सभ्यता के उपकेंद्र है। अशोक का शिलालेख बेराट में किसने खोजा था? कैप्टन बर्ड ने। धार्मिक वास्तुकला का प्राचीन उदाहरण बौद्ध मंदिर बेराट में ही है। शंख लिपि के प्रमाण भी बेराट लिपि में मिले हैं। पांडव ने अपने अज्ञातवास का समय भी बेराट में ही बिताया था। फिर आता है कालीबंगा सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिला हनुमानगढ़ से रिलेटेड है, गग्गर नदी के किनारे। खोज करता रहे अमलानंद घोष, खुदाई करता B.B. लाल तथा B.K. थापर। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। जूते
हुए खेत के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में। हवन कुंड तथा तंदूर के साक्ष्य भी कालीबंगा में ही मिले। इंपॉर्टेंट, राजस्थान में हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख केंद्र कालीबंगा ही रहा। कालीबंगा सभ्यता के उपस्थल रहे पीलीबंगा और रंगमहल, हनुमानगढ़। राजस्थान का वह स्थल सभ्यता जिसे यूएनओ द्वारा संरक्षित स्थलों में शामिल किया गया वो कालीबंगा की ही सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा के 3 युग से संबंध रखती है, प्राक हड़प्पा काल, हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल, पहले वाला, बाद वाला, बीच वाला। इस सभ्यता में एक साथ 2 फसलों का होने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, लकड़ी की नलियों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में, घर में कुएं के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में, शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं कालीबंगा में, कांसे का शीशा मिला है कालीबंगा में, हाथी दांत का गंगा के दांत साक्ष्य भी कालीबंगा में मिले हैं, कपास की खेती के साक्ष्य भी कालीबंगा में मिले हैं, व्याघ्र अंकित मिट्टी के मुगल के साक्ष्य भी कालीबंगा में मिले हैं और बहुधान्य कटक भी कालीबंगा सभ्यता ही है। गेहूं व जौ पाया गया कालीबंगा में, शंख की चूड़ियां भी पाई गई कालीबंगा में। नौहर की सभ्यता वो है जिला भरतपुर से रिलेटेड है, नौहर सभ्यता जिला भरतपुर। नदी रही रूपारेल नदी, उत्खनन करता रहे आरसी अग्रवाल। शुंग, शक, कुषाण गुप्त काल के सर्वाधिक साक्ष्य रहे। नौह में राजस्थान में लोह युगीन संस्कृति का प्रारंभ नौह सभ्यता से ही मिला। पक्षी चित्रित कुषाणकालीन ईंटें नौह में पाई गई। कुषाणकालीन तथा गुप्तकालीन सर्वाधिक साक्ष्य नौह में ही मिले। तांबे के सर्वाधिक औजार गणेश्वर की सभ्यता में पाए गए। गणेश्वर सभ्यता का प्रमुख साक्ष्य मछली पकड़ने का कांटा था। अन्य साक्ष्य तीर, भाले, कुल्हाड़ी आदि सभी मिले। गणेश्वर सभ्यता के लिए ताम्र मूर्ति आपूर्ति का केंद्र खेतड़ी था। हड़प्पा सभ्यता के लिए ताम्र औजारों की पूर्ति यहीं से होती थी और गणेश्वर सभ्यता के प्रमुख खुदाईकर्ता थे आरसी अग्रवाल, विजय कुमार। पत्थरों से निर्मित बांध पाया गया गणेश्वर में। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है गणेश्वर को। गणेश्वर में तांबे की सुइयां भी पाई गई, तांबे की सुइयां। अन्य प्रमुख स्थल तिपटिया दर्रा है कोटा में, एलाना जालोर में, सोंथी बीकानेर में, रैंड टोंक में, ओलाव कुंड जैसलमेर से रिलेटेड, डाडाथोरा बीकानेर से रिलेटेड, ईसवाल उदयपुर से रिलेटेड, किरानेट जयपुर से रिलेटेड। इसी तरीके से नैनवा टोंक से रिलेटेड, पूगल बीकानेर से रिलेटेड, जोधपुरा जयपुर से रिलेटेड, कुराड़ा नागौर से रिलेटेड, पिंड पाड़िया चित्तौड़ से रिलेटेड, जायल नागौर से रिलेटेड, गिलुंड राजसमंद से रिलेटेड, गरड़दा बूंदी से रिलेटेड, ओजियाना भीलवाड़ा से रिलेटेड और डडीकर अलवर से रिलेटेड। इसी तरीके से कालीबंगा प्रथम कहा जाता है सोंथी सभ्यता को। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर रेड टोक कहा जाता है। राजस्थान में बौद्धकालीन प्रमुख केंद्र बेराट जयपुर में मिले हैं। ओसिया जोधपुर कोलवी की गुफाएं झालावाड़ से मिली हैं। राजस्थान का वह स्थल जो प्राचीन काल में जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था ओसिया जोधपुर। राजस्थान में जैन धर्म के प्राचीन केंद्र रहे थे ओसिया जोधपुर और भीलमान जालोर। खेड़ा सभ्यता कहा जाता है नगर सभ्यता टोक को। मिट्टी की तलवार पाई गई नलियासर बीकानेर में। राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा रही बांका गांव भीलवाड़ा में। नृत्य मुद्रा में चकतेदार हिरण पाए गए गिलूंड में। तोलिया मापने के बाट पाए गए गिलूंड में। राजस्थान का वह स्थल जो प्राचीन काल में ये तो अपने कर लिया, नृत्य मुद्रा में चकतेदार हिरण हो गए। फिर पहिएदार गाड़ी पाई गई रंगमहल में। गुरु शिष्य की रण मूर्ति पाई गई थी रंगमहल में। बनास संस्कृति में शामिल है आह, गिलुंड और बालाथल। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं बागुर से। गाय के साक्ष्य पाए गए ओजियारा भीलवाड़ा से। भारत की प्राचीनतम भट्टियां पाई गई सुनारी जो कि झुंझुनू में। राजस्थान में खोदा गया प्रथम सभ्यता स्थल नगरी चित्तौड़ का है। चक्राकार कुएं पाए गए नगरी चित्तौड़ में। यस, बहुत छोटा सा गांव है जिसमें चक्राकार कुएं पाए गए थे। अभिलेख है शिलालेख जो कि बरेली का अभिलेख है। जिला अजमेर में है बरेली का अभिलेख। समय 443 ईस्वी पूर्व का है। बरेली का अभिलेख राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। बरेली अभिलेख से ही जानकारी मिलती है कि पुष्कर का प्राचीन नाम कोंकण तीर्थ था, कोंकण। बरेली अभिलेख से पता चला है कि अजमेर और चित्तौड़ क्षेत्र में जैन धर्म का प्रसार भी हुआ था। बिजोलिया अभिलेख जिला भीलवाड़ा में है। समय 1170 में मिला।
यह शिलालेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है। इस अभिलेख को जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से जुड़े श्रावक लोलाक ने बताया था। बिजोलिया अभिलेख के रचयिता थे गुणभद्र। बिजोलिया अभिलेख से सर्वाधिक जानकारी अजमेर व सांभर के चौहानों की मिलती है। फिर बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। क्या कहा गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। बिजोलिया अभिलेख में प्राचीन स्थल थे बिंदवल्ली बिजोलिया की है, शाकंभरी सांभर से रिलेटेड है, दिल्लिका दिल्ली से रिलेटेड है, श्रीमाल भीलमाल से रिलेटेड है, ज्वालीपुर जालोर से रिलेटेड है। और नानसा अभिलेख के बारे में बात करते हैं। जिला भीलवाड़ा समय 225 ईस्वी पूर्व में मिली थी नानसा। नानसा अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित एक स्तंभ लेख है। नानसा अभिलेख तालाब के बीचों बीच स्थित है। अभिलेख जिसे गर्मी के दिनों में ही पढ़ा जा सकता है। चीखे का अभिलेख है चीखे का भी, जैसे बिजोलिया का हो गया, नानसा का हो गया, चीखे का। जिला उदयपुर में समय 1273 ईस्वी में मिला। चीखे के अभिलेख में प्रमुख रूप से 13वीं सदी के राजस्थान की राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। इस अभिलेख से बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है। गोसुंडी और नगरी का अभिलेख, गोसुंडी और नगरी के भी अभिलेख पाए गए। नगरी एक छोटा सा गांव है चित्तौड़ में। जिला चित्तौड़गढ़ समय 200 से 150 ईस्वी पूर्व में मिला। गोसुंडी और नगरी अभिलेखों को जुड़वा अभिलेख भी कहा जाता, दोनों चित्तौड़ में। राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ की जानकारी का प्राचीनतम साक्ष्य भी गोसुंडी अभिलेख ही है। गोसुंडी और नगरी अभिलेखों की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ की जानकारी का प्राचीनतम साक्ष्य गोसुंडी अभिलेख, अश्वमेध यज्ञ करते थे, ये गोसुंडी अभिलेख में ही पता चला है। गोसुंडी और नगरी अभिलेखों की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, दोनों अभिलेख वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखे गए हैं। अब आता है बड़वा अभिलेख। बड़वा अभिलेख जो है जिला 12 कोटा में है। समय है 238 ईस्वी पूर्व। बड़वा अभिलेख राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी का प्राचीनतम स्रोत है। श्रृंग ऋषि अभिलेख, जिला उदयपुर, समय 1428 ईस्वी में मिला। राजस्थान में आदिवासियों की जानकारी से संबंधित अभिलेख श्रृंग ऋषि अभिलेख कहलाता है, जहां पे हमको आदिवासियों की जानकारी मिली। यह अभिलेख एकलिंग जी के मंदिर के पास स्थित है। इस अभिलेख का निर्माण मोगल के समय बाकी विलास योगेश्वर ने करवाया था। फिर आता है मानमोरी का अभिलेख, जिला चित्तौड़, समय 713 ईस्वी में मिला। यह शिलालेख कर्नल जेम्स टोड को एक स्तंभ पर मानसरोवर झील के किनारे मिला था। कौन सा है? मानमोरी झील, मानमोरी का अभिलेख। कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय इसे समुद्र में फिकवा दिया था। सामोली का अभिलेख, जिला उदयपुर, समय 646 ईस्वी का है। यह शिलालेख मेवाड़ के गुहिला शासक शिलादित्य से संबंधित है। घटियाला का अभिलेख, जिला जोधपुर, समय 861 में। यह शिलालेख 4 लेखों के समूह से एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। यह स्तंभ एक जैन मंदिर में स्थित है, जिसे माता की शाल भी कहा जाता है। इस शिलालेख में प्रतिहार वंश के शासक कुक्कुक का वर्णन मिलता है। अन्य प्रमुख अभिलेख कौन है? आदिवरा मंदिर का शिलालेख उदयपुर से रिलेटेड है। कड़सवा का शिलालेख कोटा से रिलेटेड है। बरनाला का शिलालेख जयपुर से रिलेटेड है। गंगधार का शिलालेख झालावाड़ से रिलेटेड है। अपराजित का अभिलेख नालंदा से रिलेटेड है। ब्रह्मर माता का शिलालेख चित्तौड़ से रिलेटेड है। विजयगढ़ स्तंभ अभिलेख भरतपुर से रिलेटेड है। फिर चारसू का शिलालेख जयपुर से रिलेटेड है। सारनेश्वर का शिलालेख उदयपुर से रिलेटेड है। बीटू का शिलालेख पाली से रिलेटेड है। रसिया की छतरी चित्तौड़ की है। पाड़ाहेड़ा का शिलालेख बांसवाड़ा का है। अचलेश्वर का शिलालेख आबू का है। खजूरी गांव का अभिलेख कोटा का है। सारंग का लेख सोजत का है। सिवाना अभिलेख बाड़मेर का है। समदेवेश्वर अभिलेख वो है चित्तौड़गढ़ का। जामा मस्जिद अभिलेख भरतपुर से रिलेटेड है। जामी मस्जिद अभिलेख मेड़ता से रिलेटेड है। सैयद हुसैन शाह की दरगाह तारागढ़ से रिलेटेड है। मेवाड़ के बुरतरी द्वितीय नामक शासन का उल्लेख आदिवरा का अभिलेख है। मौर्य वंशी शासक धवल का उल्लेख कर्णसभा का अभिलेख है। बरनाला का अभिलेख वर्तमान में आमेर संग्रहालय में है। गंगधार शिलालेख में 5वीं शताब्दी की सामंत व्यवस्था का उल्लेख है। मेवाड़ की धार्मिक स्थिति की प्राचीनतम जानकारी अपराजित में है। भरतपुर के शासन बलवंत सिंह द्वारा इस्लाम धर्म को
प्रश्रय दिया गया, वह जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। किसने कराया था? बलवंत सिंह ने, भरतपुर के शासक ने। जानकारी मिलती है जामा मस्जिद अभिलेख में। राजस्थान में सबसे प्राचीन फारसी अभिलेख मिला 2.5 दिन का चोपड़ा मस्जिद में। मित्र सोम और ब्रह्म सोम द्वारा रचित शिलालेख ब्रह्मर माता। 400 शिलालेख के रचनाकार थे भानु। गंगोत भवन का उल्लालेख आदिवराह मंदिर के शिलालेख में मिलता है। रानियों के श्रृंगार की जानकारी मिलती है रसिया की छतरी के लेख में। हरित ऋषि द्वारा नागदा में घोड़ तपस्या की जानकारी मिलती है अचलेश्वर लेख सिरोही में। घोड़े पर सवार राव चंद्रसेन की प्रतिमा सारंग पाली में मिलती है। फिर आते प्रशस्ति के बारे में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जिला चित्तौड़गढ़ में, समय 1460 ईस्वी का है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ के महाराजाओं की वंशावली को जानकारी मिलती है, मतलब वहां पे चित्र के द्वारा मतलब पत्थर को वो बना के फिर बताया गया है। महाराणा कुंभा की मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था, जिस पर बाद में प्रशस्ति लिखी गई। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता महेश भट्ट अत्री ने प्रारंभ कराया था, महेश भट्ट ने। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा द्वारा लिखी गई पुस्तक की जानकारी भी मिलती है कीर्ति स्तंभ में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ राज्य के 4 भाग बताए गए हैं, चित्तौड़, बागड़, अघाट और मेवाड़। अब आती है राज प्रशस्ति। जिला राजसमंद में, समय 1676 में। राज प्रशस्ति विश्व के सबसे बड़ा अभिलेख है। विश्व राज प्रशस्ति सबसे बड़ा अभिलेख है। यह प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। राजसमंद झील की नौचिकी की पाल पर महाकाव्य रूप में अंकित है। देन राज प्रशस्ति को महाराज राज सिंह द्वारा बनवाया गया। राज प्रशस्ति के रचयिता थे रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल रात कार्यों के लिए करवाया गया था। फिर आता है रणकपुर प्रशस्ति, जिला पाली में है, समय था 1439 ईस्वी। यह प्रशस्ति चौमुखा मंदिर के स्तर पर उपलब्ध है, उत्कीर्ण है। इस मंदिर का निर्माण कुंभा के समय सेठ कौन सा है दर्णक शाह ने करवाया था। रणकपुर प्रशस्ति का जैन मंदिर भी वहीं का है। चौमुखा मंदिर के प्रमुख शिल्पकार थे देवाग। बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की जानकारी रणकपुर प्रशस्ति से मिलती है। फिर आता है जूनागढ़ प्रशस्ति, ये कहाँ है? जिला बीकानेर में, समय था 1594 ईस्वी। ये महाराजा राय सिंह द्वारा बनवाई गई। जूनागढ़ प्रशस्ति में राव बीका से लेकर राय सिंह तक का वर्णन है। बीकानेर प्रशस्ति के रचयिता थे जैन मुद्री चेता। बीकानेर के शासक राय सिंह की काबुल विजय की प्रशस्ति जानकारी जूनागढ़ प्रशस्ति से ही मिलती है। फिर आता है नेमिनाथ प्रशस्ति, जैन धर्म से रिलेटेड है, जिला आबू सिरोही, समय था 1230 ईस्वी। नेमिनाथ प्रशस्ति से परमार शासकों की जानकारी मिलती है। नेमिनाथ प्रशस्ति को लुणु वशाही प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसे तेजपाल द्वारा बनवाया गया था। नाथ प्रशस्ति क्या है? जिला उदयपुर में है, समय था 971 ईस्वी। ये एकलिंगी मंदिर के पास लकुलिश मंदिर से प्राप्त है। इस प्रशस्ति के रचयिता थे आम्र कवि। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जिला उदयपुर में है, समय था 1652 ईस्वी मिला। ये उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति के रचनाकार कृष्ण भट्ट है। इस प्रशस्ति में वर्णन मिलता है कि महाराजा जगत सिंह ने पिछोला झील में मोहन मंदिर और रूपा सागर तालाब का निर्माण कराया था। फिर अन्य प्रमुख प्रशस्ति है हर्षनाथ प्रशस्ति, हर्षनाथ मंदिर सीकर से रिलेटेड है। नाथ प्रशस्ति लकुलिश मंदिर उदयपुर से रिलेटेड है। वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति उदयपुर से रिलेटेड है। पाशुपति प्रशस्ति उदयपुर से रिलेटेड है। त्रिमुखी बावणी प्रशस्ति उदयपुर से रिलेटेड है। विष्णु मंदिर की प्रशस्ति बेलेश्वर से रिलेटेड है। फिर आता है सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, भारत के ऐसे इतिहासकार जिन्होंने सिक्के के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया डीडी कौशाम्बी और रेखचंद थे। ठीक है, वैदिक साहित्य में सिक्कों को कहा जाता है निष्क और शतमान। भारत राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के को कहा जाता है आहत मुद्रा पंचमार्क। फिर आता है आहत मुद्रा पर कोई लेख नहीं होता था, केवल नदी और पर्वत, जानवर आदि के चित्र होते थे। राजस्थान में आहत सिक्के पाए गए सांभर, विराटनगर, आहड़, नोहर, रेड और नगरी में। रेड से प्राप्त सिक्कों को कहा जाता है बच्छघोष। मुरंडा नामक सिक्के पाए गए रंगमहल हनुमानगढ़ में। यज्ञवेदी का चिन्ह किन सिक्कों पर पाया गया? गुर्जर प्रतिहार के सिक्के। गुर्जर प्रतिहार के सिक्कों को क्या कहा जाता है? वराह सिक्के। फिर आता है
प्राचीन काल में चौहानों के जो सिक्के पाए गए उन्हें विपोषक सिक्के कहा जाता है। प्राचीन काल में मेवाड़ में पाए गए सिक्के थे पारुख द्रव। राजस्थान में छत्रप सिक्के पाए गए पुष्कर, अजमेर और सरवानिया बांसवाड़ा में। भारत में स्वर्ण सिक्कों को प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक को था। कुषाण शासक के सोने तांबे के सिक्के राजस्थान में पाए गए खेतड़ी, जमवारागढ़ और बीकानेर में। फिर बात करते हैं, अभी तो बहुत सारा है जो अपने को पढ़ना है। देखिए, तो मैं 5 मिनट पानी पी लेती हूँ पहले, फिर वापस पढ़ाती हूँ आप लोग को। यस, बात करते हैं इंडो ग्रीक सिक्के पाए गए बेराट में। राजस्थान में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के हैं इंडो ग्रीक। राजस्थान में तांबे के प्राचीनतम सिक्के रेड रोकटॉक में मिले। रेड से प्राप्त कुछ सिक्कों के अंत में मित्र शब्द जुड़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक कुषाण कालीन सिक्के नौह में मिले। राजस्थान में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के उल्लनपुरा वयानाम मिले। गुप्तकाल में सिक्कों को कहा जाता था दिनार। सिक्कों को रुपया नाम देने वाला पहला शासक था शेरशाह सूरी। मुगलों द्वारा चलाए जाने वाला सिक्का एलची। अंग्रेजों द्वारा चलने वाले सिक्के कलदार। यस, अंग्रेजों ने क्या चलाया? कलदार। मेवाड़ में प्राचीन काल में चलाए जाने वाले सिक्के जिन पर चित्र अस्पष्ट होने के कारण नाम दिया गया घड़िया। चंदोड़ी सिक्के सोने के सिक्के थे। चांदोड़ी राजस्थान की किस रियासत को मुगलों ने सिक्के ढालने के लिए सर्वप्रथम इजाजत दी? आमेर। मध्यकालीन राजस्थान में सबसे शुद्ध सिक्के किस रियासत के थे? जयपुर में। जयपुर रियासत के जाड़शाही सिक्कों पर 6 टहनियां के झाड़ का चित्र होता था। सलूंगा ठिकाने द्वारा चलाए गए सिक्के का नाम क्या था? कदमशाही। भरतपुर रियासत के शासक सूरजमल ने शाह आलम नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे। शाह आलम। 5 पंखुड़ी और फूल का चिन्ह अंकित था मदनशाही सिक्कों पर। मारवाड़ का तांबे का सिक्का कहलाता था डब्बू शाही। चांदोड़ी नामक सिक्का चलाया गया महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। सिक्के और रियासतें, रियासत और सिक्के अलवर रावशाही। कोटा के थे गुमान शाही, मदन शाही, हाली। जयपुर के थे जाड़ शाही, मोहम्मद शाही। जैसलमेर रियासत के थे अकेल शाही और डोडिया। जोधपुर के थे विजय शाही, भीम शाही। झालावाड़ के थे मदन शाही। प्रतापगढ़ के थे सालिम शाही। इसी तरीके से धौलपुर के थे तमंचा शाही। आप देखेंगे, जब तक मैं पानी पी के आती हूँ, जल्दी से पानी पी लेती हूँ मैं। फिर आते हैं, एसी भी ऑन कर देती हूँ, गर्मी बहुत है। बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण शाही। बूंदी के थे राम शाही, चीरा शाही। कटार शाही, 11 सना। मेवाड़ के थे स्वरूप शाही, चांदोड़ी, डींगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया और सिरोही के थे डब्बू शाही। देन बीकानेर के थे गज शाही, आलम शाही। डूंगरपुर के थे उदय शाही। फिर आते हैं राजपूतों के उदय के बारे में। भारत के इतिहास से माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से। लगभग 600 ईस्वी पूर्व में जनपदों की संख्या कितनी थी? 16 जनपद। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध जनपद। इन जनपद में राजस्थान से संबंधित जनपद कौन से थे? मत्स्य जनपद था विराटनगर से। सूरसेन जनपद मथुरा से रिलेटेड। कुरु जनपद इंद्रप्रस्थ से रिलेटेड। भारत में ऐतिहासिक क्रम सभ्यताओं का, पहले सभ्यताएं थी, फिर वैदिक युग आया, फिर जनपद युग आया, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, हर्ष काल और राजपूत युग। लास्ट आया राजपूत युग। पहले सभ्यताएं, वैदिक युग आया, जनपद युग, फिर मौर्य काल आया था, फिर आया कुषाण काल, गुप्त काल, हर्ष काल, उसके बाद लास्ट में राजपूतों का काल। राजस्थान में वैदिक संस्कृति के अंतर्गत केवल जानकारी मिलती है सांस्कृतिक और धार्मिक। महाभारत काल में द्रोणाचार्य का प्रवास रहा था ताल छापर चूरू में। राजस्थान में मौर्य वंश के प्रभाव क्षेत्र कहाँ रहे? चित्तौड़ के आसपास। अशोक के समय राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? बेराट। चित्तौड़गढ़ का पहला मौर्य शासक कौन था? चित्रांगद मौर्य। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़ का अंतिम मौर्य शासक कौन था? मानमौरी। मानमौरी से चित्तौड़ किले को छीनने वाला गुहिल शासक कौन था? बप्पा रावल। राजस्थान में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ मौर्य काल में।
कोटा से प्राप्त कणसवा गांव के अभिलेख के अनुसार किस मौर्य शासक की जानकारी मिलती है? धवल। मौर्य के चित्तौड़ शासन क्षेत्र को कहा जाता है मेदपाट। शिवी जाति आने के कारण इस क्षेत्र को कहा गया शिव जनपद। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से पता चलता है कि इस क्षेत्र की राजधानी थी मध्यविका। राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बेराट, जयपुर, कालगी, झालावाड़ और ओसिया, जोधपुर। फिर राजस्थान आने वाले प्रमुख विदेशी कौन थे? कब आए? प्रमुख विदेशी कुषाण, सीथियन, हूण और पहलव। कौन कौन थे? कुषाण थे, सीथियन थे, हूण थे और पहलव थे। राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के किस विदेशी आक्रमण के हैं? कुषाण के। राजस्थान में कुषाणों का प्रभाव क्षेत्र था पूर्वी राजस्थानी। कुषाणों के सर्वाधिक सिक्कों का भंडार हाल ही में कहां पाया गया? गंगानगर में। राजस्थान में किस विदेशी के सर्वाधिक आक्रमण हुए? हूणों के। हूण शासक तोरमन ने राजस्थान के क्षेत्र को जीता। कब जीता? गुप्तकाल शासक से। तोरमन के पुत्र मिहिर कुल ने शिव मंदिर का निर्माण कराया बारडोली में, चित्तौड़ में। हूण के आक्रमण के समय राजस्थान में प्रमुख रूप से शासन कर रहे थे कौन? योद्धे, शिवार्जुनायन और मालव। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति किस विदेशी जाति से मानी जाती है? सीथियन। राजस्थान में गुप्तों का सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र कहाँ रहा? पूर्वी राजस्थान में। कुछ गुप्त शासक ने दक्षिण राजस्थान में भी शासन किया है। समुद्रगुप्त ने राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बनवाया था, इस चीज का ध्यान रखें, बयाना भरतपुर में। राजस्थान में वैदिक संस्कृति का सर्वाधिक प्रसार हुआ गुप्तकाल में। वैनसांग राजस्थान में आया था भीनमाल और बेराट में। वैनसांग के राजस्थान आगमन के समय भारत पर शासक किसका था? हर्ष थानेश्वर। वैनसांग के राजस्थान आगमन का कारण था आगमन, नोट आक्रमण, आगमन। वैनसांग के राजस्थान आगमन बौद्ध धर्म की जानकारी लेना के लिए ही वैनसांग आया। वैनसांग की पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की। 11वीं शताब्दी में प्रतिहारों को मारवाड़ से निकालकर सोमनाथ पर हमला करने में सफल हो गया महमूद गजनवी। क्या कहा? प्रतिहारों को मारवाड़ से निकाला और सोमनाथ पर हमला करके सोना ले गया। राजपूतों का उदय, राजपूत के उदय का काल रहा 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी। राजपूतों की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण सामंतवाद था। सामंतवाद का उदय हुआ गुप्त काल में। सामंतवाद का चरम काल था हर्ष का शासनकाल। ऐतिहासिक युग में क्षेत्रीय शासक को कहा जाता है सामंत। अधिकांश सामंतों का संबंध सीधे ही राज परिवार से था, इस कारण सामंतों को स्थानीय जनता कहती थी राजपुत्र। केंद्रीय शक्तियों के कमजोर होने पर इन सामंतों ने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया, वही राजपुत्र कहलाए राजपूत। राजपूतों की उत्पत्ति के मत क्या क्या है? विदेशी मत है, शक और शीथियन की संतान है, ये कहा कर्नल जेम्स टॉड ने। हूणों की संतान है, B.A. स्मिथ ने कहा। कुषाणों की संतान है, विलियम कुक ने कहा। स्वदेशी मत कहता है अग्निकुंड से हुए थे, चंद्रवरदाई ने कहा। ब्राह्मणों से हुए थे, दशरथ शर्मा ने कहा। सूर्यवंशी है, क्षत्रिय है, ये कहा गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। मिश्रित है, ये कहा D.P. चट्टोपाध्याय ने। और विशुद्ध भारतीय है, ये कहा C.V. वैद्य ने। विदेशी ब्राह्मण है, ये कहा S.R. भंडारकर ने। ब्रह्मा की संतान है, ये कहा चारण और भाट ने। अब आते हैं राजवंश और केंद्र क्या क्या रहे उनके बारे में। राजवंश केंद्र राठौड़ वंश का रहा जोधपुर और बीकानेर। यादव वंश का रहा करौली, अलवर तथा धौलपुर। जाट वंश का रहा भरतपुर और धौलपुर। कछवा वंश का रहा आमेर और अलवर। भाटी वंश का रहा जैसलमेर। सिसोदिया का रहा उदयपुर। परमार का रहा जालोर और दाता रामगढ़। हाड़ो वंश का कोटा और बूंदी से आए। देवरा शासक आए सिरोही से। प्रतिहार वंश मारवाड़ में। चावंड वंश आबू तथा भीनमाल में। गुहिल वंश मेवाड़, शाकुरा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। चौहान वंश अजमेर, बूंदी, कोटा, सिरोही। पिंडारी वंश टोंक से रिलेटेड है। मौर्य वंश चित्तौड़ से रिलेटेड है। राजवंश चौहान का क्षेत्र था सांभर और संस्थापक थे वासुदेव और 591 ईस्वी में। गुहिल मेवाड़ से है, गुहिल ही संस्थापक थे और 566 ईस्वी में, नोट ईस्वी को, ईस्वी। गुहिल बागड़ क्षेत्र से समर सिंह इसके संस्थापक रहे और 1177 ईस्वी। गुहिल डूंगरपुर से भी हैं, सीहड़ इसके संस्थापक रहे और 16वीं सदी।
गुहिल बांसवाड़ा से भी रहे, जगमाल सिंह 1518 ईस्वी। गुहिल रहे प्रतापगढ़ से भी राव बीका रहे 1561 ईस्वी। गुहिल रहे शाहपुरा से भी सुजान सिंह 1631 ईस्वी। राठौड़ रहे बीकानेर से राव बीका इसके संस्थापक रहे 1465 ईस्वी। राठौड़ मारवाड़ के राव सिंहा इसके संस्थापक रहे 13वीं सदी। कछवा ढूंढाड़ के रहे दूल्हे राय इसके संस्थापक रहे 1137 ईस्वी। राव आमेर के कोकिल देव इसके संस्थापक रहे 13वीं सदी। कछवा अलवर से है और प्रताप सिंह इसके संस्थापक रहे 1769 ईस्वी। कछवा जयपुर के जय सिंह द्वितीय 1727 ईस्वी। यादव करौली के अर्जुन पाल 1348 ईस्वी। फिर बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट स्थल के ऐतिहासिक नाम। मैं एसी थोड़ा तेज कर देती हूँ, गर्मी लगने लग गई है। देखिए स्थल के ऐतिहासिक नाम क्या क्या रहे। शाकंभरी, सांभर, जाबालीपुर, जालोर। बिंदवल्ली के बिजोलिया, मध्यमिका, चित्तौड़। पोंगल के बीकानेर, श्रीमान, भीममान। श्रीपंथ के बयाना, नंदग्राम, कोटा से रिलेटेड है। मांझ के जंबारामगढ़, अलौर, अलवर से रिलेटेड है। पतन का ओसिया, तक्षकपुर, ये है टोडाराय सिंह से। कांठल, प्रतापगढ़, ब्रजनगर, झालरा पाटन से रिलेटेड है। गोपालपाल करौली से, मांड से, जैसलमेर से रिलेटेड है। रुड़ेचा, रामदेवरा, कोठी, धौलपुर से रिलेटेड है। अही छत्रीपुर, नागौर, अभानगरी, डीडवाना से रिलेटेड है। बरसाना, शेरगढ़, मानदापुर, बेड़ता से रिलेटेड है। शोणितपुर, बयाना, सत्यपुर, साचोर से रिलेटेड है। अब आता है क्षेत्रों के ऐतिहासिक नाम। योदे, हनुमानगढ़, गंगानगर से रिलेटेड है। सूरसे, भरतपुर, करौली से रिलेटेड है। मालव, प्रतापगढ़, झालावाड़ से रिलेटेड है। मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से रिलेटेड है। कोरू, अलवर का उत्तरी भाग से रिलेटेड है। मेरू, अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। माल, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से रिलेटेड है। अब बात करते हैं जंगल, बीकानेर के आसपास। आबुर्द प्रदेश, ये जंगल है, जंगल नहीं है, जंगल बीकानेर के आसपास है। आबुर्द प्रदेश सिरोही के आसपास है। मेदपाट, मेवाड़ के आसपास, मेवाड़ से रिलेटेड है। गोंडवाड़, जालोर और पाली से रिलेटेड है। सपालदक्ष, सांभर के आसपास। अर्जुनायन, अलवर के आसपास। शालू, बीकानेर, नागौर का सीमांत क्षेत्र। भादारक, भरतपुर, बयाना क्षेत्र। मेदांतक, जालोर से रिलेटेड। उत्तमाद्री, ऊपरमाल के आसपास का क्षेत्र। तो इस तरीके से आज की क्लास राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट रही। राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में आप पूरा जाना, कौन कौन से वंश, कौन कौन से शिलालेख, कहाँ कहाँ उनकी उत्पत्ति हुई, किस किस वंश को किस किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। मैं चाहती हूँ आप चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जहाँ राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान का इतिहास पूछा जाता है, शिलालेख पूछा जाता है, वहां जरूर आप इसको जरूर देखें। मैं चाहती हूँ इसको जरूर पढ़ के जाएं। और क्या टॉपिक पढ़ना राजस्थान के बारे में वो जरूर इस श्रृंखला में मैं आपको पढ़ाऊंगी। जरूर कमेंट करें, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।